अच्छा, जो टॉपिक 2.3.3 इसको मैंने हॉट सब टॉपिक में डिवाइड किया। तो पहले जो टॉपिक था उसका फर्स्ट पैरा जो थे उसको ए से डिनोट किया था। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बोला स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ए substance that absorbed energy is called emission spectrum। बहुत बढ़िया, देखो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectrum। तो पहला जो मतलब क्वेश्चन हुआ होमवर्क 1 हुआ। होमवर्क 1 जो है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एमिशन स्पेक्ट्रम, दैट इज होमवर्क 1। उसके बाद एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। अब इसका मतलब क्या, सेड टू बी एक्साइटेड मतलब क्या, जैसे मान लो हाइड्रोजन को ही लेते हैं। हाइड्रोजन का ये बोला न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, यहाँ पे कम एनर्जी होती है। अभी एनर्जी देती मिनिमम एनर्जी में जो रहते हैं फर्स्ट लेवल है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ओके, इसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। मान लो जिसमें उसका मिनिमम एनर्जी होती है। उसके बाद ग्राउंड स्टेट में उसको जब एनर्जी सप्लाई करते हैं वो एनर्जी लेके नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। हायर एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। मिनिमम एनर्जी वाले होता है ग्राउंड स्टेट, और जहाँ पे एनर्जी मिनिमम से ज़्यादा है उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स क्या होता है, n=2, बिकॉज n=1 जो है ग्राउंड स्टेट होते हैं। तो देखोगे हमने कुछ दिन पहले इसीलिए क्वेश्चन दिया था जहाँ पे था एक्साइटेड स्टेट, ओके, और वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट वाज 2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय an atom is excited। what do you mean by, ब्रैकेट के अंदर लिखो एटम इज एक्साइटेड, नहीं तो इस तरीक़ा से भी लिख सकते हो, एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। व्हाट इज द मीनिंग, नहीं तो एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन द टर्म एक्साइटेड। तब तुम्हें वो पूरा डिस्क्राइब करके बताना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा होमवर्क 2। टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी इज सप्लाइड टू ए सैंपल बाय हीटिंग और irradiating it, and the wavelength of the radiation emitted as the sample gives up the absorbed energy is recorded। तो यहाँ पे देखो, टू प्रोड्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम, पहले एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बता दिया था। टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी सप्लाइड टू ए सैंपल, किसके थ्रू, हीटिंग कर दो, नहीं तो कोई उसमें रेडिएशन पास करा दो। उसके बाद क्या करना है, जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड हो रहा है एज द सैंपल गिव्स अप द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज रिकॉर्डेड। इस लाइन का मतलब ये होता है, पूरा बताता हूँ इस लाइन में, इस लाइन का पूरा मतलब क्या है सुन लो ठीक से। पहले कोई एटम है उसमें हमने हीट कर दिया, एटम एक्साइटेड हो गया, वो एक्साइटेड लेवल में चला गया, उसके बाद एनर्जी ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स वो अनस्टेबल है। जब हम एनर्जी देना बंद कर देंगे तो क्या होगा, हायर लेवल से लोअर लेवल में अपने आप आ जाएगा। बिकॉज दुनिया में हर चीज़ स्टेबल होना चाहते हैं। हम लोग घूमते हैं, हम लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम में ज़्यादा है, हम लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम मिलते हैं, लेट जाते हैं, थोड़ा आराम मिलते हैं। तो जैसे ही वो अनस्टेबल स्टेट में जाएगा, हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो क्या होगा, उसके जब भी रेडिएशन देना बंद कर देंगे तब वो कि फिर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब जो एनर्जी को उसको गिव अप कर देंगे, और जो एनर्जी गिव अप किया उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो ये भाई रिकॉर्ड कैसे करेंगे,
ये तो कोई वो नहीं हो रहा है कि वॉइस वगैरह रिकॉर्ड किया जाएगा, नो। उसके लिए देखो रिकॉर्ड करने के लिए भी तुम लोग के डायग्राम दिया है, देखो ठीक से। ये देखो यहाँ पे एक्साइटेड सैंपल है, उसको हीट करना बंद कर दिया, इनकैंडेशन लैम्प और मार्करी लैम्प जो भी बोलोगे, उसको फिर क्या करते हैं, प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं और उसमें किस टाइप का रेडिएशन हो रहा है उसको हम लोग चेक करते हैं, इसी को बोलते हैं रिकॉर्डेड। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एटम होगा तो उसमें एक तो न्यूक्लियस हुई, इसका एक होगा, इसका एक होगा, तो इसके लिए एमिशन आया, तो ये एक ब्राइट लाइन्स यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, फिर इसके लिए ब्राइट लाइन्स आई, फिर जो है दूसरा के लिए आ गया, तीसरा के लिए आ गया, लेकिन देखोगे बीच बीच में डार्क पेसेस भी है। डार्क पेसेस मतलब ये वाला एनर्जी और ये वाला एनर्जी, ये वाला एनर्जी मतलब 10 जूल है, ये वाला 20 जूल है, तो 10 जूल के लिए एक वेवलेंथ होगा, 20 जूल के लिए एक वेवलेंथ होगा। 10 और 20 के इसमें 21, 22, 23, 24 कोई भी नहीं होगा। दैट मीन्स उसके लिए क्या होगा, डार्क स्पेसेस आएंगे। ओके, तो अभी होमवर्क 3 शुरू हो जाएगा। होमवर्क 3 मतलब होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, व्हाट आर द 2 main steps to produce an emission spectrum? What are the 2 main steps to produce an emission spectrum? तो पहला स्टेप, to supply the energy by heating it or irradiating it, and after that recording or that is spectroscopy, recording or spectroscopy of the wavelength or frequency of the radiation energy. ओके, ये जो है ना वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ओके, यही 2 स्टेप होता है। ये हो गया होमवर्क 3 इस पॉइंट का। उसके बाद एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम। फिर इसने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखोगे वर्ड यहाँ पे दे दिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या वर्ड है, एक वर्ड यहाँ पे दे दिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम। उसके लिए एनसीईआरटी में पूरा एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम के थ्रू। ओके, उसमें डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। तो बेटा अभी होमवर्क 3 की बात चल रहा था, तो अभी जैसे मतलब द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, अच्छा बीच में जो हम बोल रहा था उसमें सीक्वेंस में थोड़ा चेंज हो गया होगा, बिकॉज बीच में कॉल आ गया तो उसको अटेंड करने गया तो हम वीडियो को पॉज कर दिया था। ओके, नेचुरली हम जो बता रहे थे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज़ द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। तो अभी हम लोग चेक करते हैं क्यों इसको फोटोग्राफिक नेगेटिव कहते हैं। तो उसके लिए देखो डायग्राम एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया तरीका से दिया है, तुम अभी आराम से इस डायग्राम को चेक कर लो। ये वाला जब रेडिएशन एमिटेड हुआ ये सब जगह पे ब्राइट लाइंस थी। ओके, अभी इस मटेरियल के थ्रू, जिस मटेरियल के जैसे मान लो ये इनकैंडेशन लैम्प है कि मार्करी लैम्प है, उसने ये सारे रेडिएशन को दिखाते हैं। ओके, आई मान लो कि तुमने वाइट लाइट को पास करा रहे हो, वाइट लाइट को पास करा रहे हो तो एक तुम्हारा स्पेक्ट्रम आ जाएंगे, जैसे मान लो पहले जो स्पेक्ट्रम था बिगिनिंग की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ जाएंगे, और उसमें मतलब वाइट लाइट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, विबज्योर वाला कलर आ जाएंगे, 7 कलर आ जाएंगे, कंटिन्यूअस कलर आएगा, एक कलर दूसरे में मर्ज करेंगे। लेकिन अभी इसी एक्साइटेड जो सैंपल होते हैं जो इतनी सारे रेडिएशन इमिट करते हैं, उसी को ही हमने मान लो उसके थ्रू पास करा दें, एब्जॉर्बिंग सैंपल के हिसाब से उसके थ्रू पास करा दें, तब क्या होगा, देखो एकदम सीधे सीधे लाइन, तुम आराम से इसको समझना। ये देखो ये जो लाइन था इसी का बराबर में डार्क आ गया, मतलब इसको इसके ऊपर रख दो, देखो जहाँ पे इसके ये लाइन था तो यहाँ पे ये वाला आ चुका है। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का डायग्राम देगा किसमें, एग्जाम में, तो कौन सा डायग्राम करेक्ट है बताओ। फिर ये वाला जो है इसके ऊपर आ जाएंगे, ये वाला ब्लैक हो जाएगा,
इसके ऊपर ये आ जाएंगे, ये वाला डार्क हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जब रेडिएशन एमिट करते हैं तब इसी जगह पे ब्राइट ब्राइट आती है, और जब वाइट लाइट आ रहे हैं उसके बीच में मतलब इस टाइप का मतलब तुमने सोर्सेस को रख दिया, तो अब क्या वो करेगा, इसी साइड टाइप के जो मतलब वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, और उसी जगह पे क्या होगा, डार्क डार्क लाइन देंगे। तो जब मतलब एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के डायग्राम बना तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे ब्राइट लाइन सी तो उसी के एक लाइन में डार्क होगी, यहाँ पे ब्राइट है तो यहाँ पे डार्क होगा। तो इसीलिए बोलते हैं एक दूसरे का नेगेटिव। मान लो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो इस डायग्राम को तुम्हें बनाना पड़ेगा, और तभी तुम बता सकते हो एक दूसरे का नेगेटिव हो रहा है। ओके, फोटोग्राफिक जो नेगेटिव प्लेट को जो पॉजिटिव बनाते हैं उस तरीक़ा से ही होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन वाले कौन है, नेगेटिव। ओके, ऑफ एमिशन, एमिशन स्पेक्ट्रम ये वाला है। एमिशन स्पेक्ट्रम में जहाँ पे ब्राइट लाइन्स आ रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वहाँ पे डार्क लाइन्स आएगी। ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इस डायग्राम बनाने बेटा प्रॉपर वे में इसको बनाओगे, और कोई भी चाहते हो मतलब जो आजकल जो होता है ना, जैसे हमने जैसे डिफरेंट कलर्स ले रहा हूँ, इस कलर से भी बना दोगे, नहीं तो प्रॉपरली कलर करके मेरे को बना के भेजना। ओके, इसी लाइन का एक्सप्लेनेशन इससे मिल जाएगा। तो अभी होमवर्क 4 शुरू हो रहा है। मान लो हम लोग को ये वाला दे दिया, एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन। होमवर्क 4 हुआ, एक्सप्लेन। तो उस तरीक़ा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ अगेन हम लोग तो देख पा रहे हो एक एक लाइन पढ़ने में कितना टाइम लगता है। A continuous radiation is passed through a sample which absorbs radiation of certain wavelengths. The missing wavelengths, which corresponds to the radiation absorbed by the matter, live like dark spaces in the bright continuous spectrum. तो देखो continuous radiation, और एनसेटिमोस डायग्राम में भी वही चीज़ बना है। थ्रू सैंपल which absorbs radiation certain wavelengths, जो उसका एनर्जी वाले हैं जहाँ से रेडिएशन एमिट हो रहा था वही वेवलेंथ उसने ऑब्जर्व करेंगे, उसी जगह भी डार्क लाइन्स आएंगे, अदरवाइज इट विल बी कंटिन्यूअस। द मिसिंग वेवलेंथ व्हिच कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द मैटर लिव डार्क स्पेसेस इन द ब्राइट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऐसा तो कंटिन्यूअस था वाइट स्पेक्ट्रम वाला, उसी रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, वहाँ पे डार्क लाइन्स दे देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। तो अभी हम लोग का एक बात होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे तो एक कंटिन्यूअस रेडिएशन इज पास्ड थ्रू ए सैंपल व्हिच एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स। द मिसिंग वेवलेंथ व्हिच कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द मैटर लिव्स डार्क स्पेसेस इन द ब्राइट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन भी अभी तुम लोग को लिखना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ओके, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज दैट स्पेक्ट्रम व्हेन द व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू द सब्सटेंस एंड ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। ये लिख सकते हो, नहीं तो बुक में जो लिखा है इस चीज़ को भी लिख सकते हो। तो अपने स्टेटमेंट को अच्छे से लिखना। तो अभी जो है होमवर्क 4 के बाद 5 आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो नेक्स्ट 5th पॉइंट में क्या हुआ, 5th होमवर्क हो गया था, 4th 5th, अभी 6th होमवर्क जो होगा 6th होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट एज डिस्कस्ड अबव वाज कंटिन्यूअस एट ऑल वेवलेंथ्स रेड टू वायलेट ऑफ द विजिबल लाइट आर रिप्रेजेंट इन दिस स्पेक्ट्रम।
The emission spectra of atoms in the gas phase, on the other hand, do not show continuous spread of wavelength from red to violet. Rather, they emit light on a specific wavelength. देखो बहुत इम्पोर्टेंट, जो इनकैंडेशन लैम्प, मर्करी लैम्प में जो होते हैं उसमें गैसेस भरा होते हैं। ओके, तो इसीलिए दिया एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन गैस फेज, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक चीज़ का हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम चाहते हैं तो क्या होगा, गैस फेज में लेना पड़ेगा। सॉलिड फेज में होगा तो बेसिकली कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा, गैस फेज में होगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम जो होंगे वहाँ पे जो है क्या होगा, फिर लाइंस आएगा, लाइन स्पेक्ट्रम, जब वो गैस फेज में होंगे। ओके, तो एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इन गैस फेज ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो ए कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट, rather they emit light only a specific wavelength with dark spaces between them. Such a spectra is called line spectra or line emission spectrum, okay, or atomic spectrum, because the emitted radiation is identified by the appearance of the bright lines in the spectra. अच्छा, हम लोग का जो बोलते हैं ना फिंगरप्रिंट जो बोलते हैं, तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रा चेक करके हम लोग को पता कर लेंगे जो कौन सी एलिमेंट से वो रेडिएशंस हो रहा है। तो ये जो देखो यहाँ पे दिया है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम is are of great interest in the study of electronic structure. Each element has unique line emission spectrum. Okay? जैसे देखो हमने बता रहा था ना फिंगरप्रिंट से वाला बताया, जैसे हम लोग का फिंगरप्रिंट्स होती है और एलिमेंट का क्या होता है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कोई किसी के साथ मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तुमको बताता हूँ। देखो तुम लोग को जब बताया था एनर्जी वाला फॉर्मूला, EN जो था मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² / n²। सबका जेड तो अलग अलग होती है ना, तो सबके एनर्जी लेवल भी अलग अलग होगी, सबके लाइन स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होगा। ओके, एमिशन स्पेक्ट्रम है, लेकिन गैस फेज में वो क्या करते हो, लाइंस टाइप का देते हैं। ओके, लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, बीच बीच में डार्क स्पेसेस होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। इसीलिए हमने देखो जब तुम लोग को ये वाला एग्जाम्पल बता रहे थे तो एक्साइटेड सैंपल को इनकैंडेशन लैम्प बोला था। उसके अंदर क्या गैसियस फेज में होंगे, वहाँ पे क्या होगा, कुछ रेडिएशन होगा, उसके लिए ब्राइट लाइन्स ही होगी। ठीक है, अभी जब वाइट लाइट के बीच में उसको रख दोगे, वही सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा वो, और जहाँ जहाँ रेडिएशन एब्जॉर्ब किया देखो उसी के इनलाइन होगी, वहाँ पे डार्क लाइंस आ जाएगी। ठीक है ना, जो वाइट कलर के लाइट का जो विब्जोर होते हैं, जो कलर्ड स्पेक्ट्रम बनते हैं, कलर्ड नहीं बनेंगे, बीच बीच में ब्लैक लाइंस आएगी। ठीक है बेटा, तो कभी कभार तुम लोग डाउट में पूछते थे सर लाइंस एमिशन स्पेक्ट्रम समझाओ, मैं बोलता हूँ बाद में बताऊँगा। इसका मतलब क्या है कि बेटा पहले वो सारे न्यूमेरिकल वगैरह कराना पड़ता है, उस फार्मूला को समझाना पड़ता है, उसके बाद उस फार्मूला के बेस में हम लोग सारी चीज़ को बता सकते हैं। तुम लोग जब पढ़े थे देखोगे मोस्टली बच्चे ने इस चीज़ को नहीं पढ़ा। गैस फेज, एमिशन स्पेक्ट्रम इन गैस फेज और लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा गैस फेज में जब होता है। तो अभी कोई एलिमेंट से लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हमको चाहिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा चाहिए, तो उसका कौन सा फेज होना चाहिए, गैस फेज में होना चाहिए। ओके, तो इस जगह पे होमवर्क 6 हो जाएगा बेटा। कभी नंबर में प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख के आंसर करना। होमवर्क 6, सपोज वी वांट टू गेट लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एन एलिमेंट, what will be its physical state? That will be, it is in gas phase. Okay, अच्छा दूसरा पॉइंट, ये जो 6 के बाद 7 आ सकते हैं।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ गैस फेज एंड सॉलिड फेज? सॉलिड फेज में होगा तो बेसिकली क्या देगा, कॉन्टिन्यूअस देगा, लेकिन जब वो गैस फेज में होंगी वहाँ पे क्या होगा, ब्राइट लाइन्स होगी और बीच बीच में डार्क स्पेसेस होंगे। ठीक है बेटा, तो देखोगे एक और बता देता हूँ, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। कैसे भी हो सकता है, लेकिन सब्सटेंस का एनर्जी जैसे एटम मॉलिक्यूल्स हिट किया, लेकिन जब वो गैस फेज में होंगे तब क्या होगा, उसमें लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम बनेंगे जिसे कोई बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दैट मीन्स जब तक हम लोग उसको मतलब गैसियस फेज में ले जाता है। तो तुम लोग को इसके बारे में और एक चीज़ बता देता हूँ, जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तब एक देखोगे वर्ड लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में दिया होगा, देखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम, ओके। तो क्या बोलते हैं, गैसियस एटम। तो जब एटम गैसियस स्टेट में जाते हैं उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाते हैं, वो मतलब अदर मॉलिक्यूल्स बारे से एकदम टोटली सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी दे दिया। सोडियम जो होता है ना वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, उसको फिर सब्लिमेशन एनर्जी देके गैसियस फेज में ले जाएंगे, तभी उसने इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। ठीक है बेटा, ऐसे एमिट नहीं करते, ये भी तुम लोग आगे जाके चैप्टर में पढ़ोगे। तो लामीज एमिशन स्पेक्ट्रम आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो हम लोग का होमवर्क 8 में line emission spectrum are of great interest of the study of electronic structure. Why? That is homework 8. The characteristics line in the atomic spectra can be used in chemical analysis. देखो उसका आंसर दिया है, to identify unknown atoms in the same way as fingerprint is identify the people. The exact matching of lines of the emission spectrum of atom of unknown element with the lines of the unknown sample quickly establish the identity of the latter. तो किसी का लाइन जैसे कोई अननोन है, अर्थ के नीचे मान लो कोई जगह से कोई रेडिएशन आ रहा है, तो उस रेडिएशन से हम लोग चेक कर लिया जो इस एलिमेंट के साथ मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम उसके लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम से मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स उसके उस जगह पे एलिमेंट जरूर होगी। ओके, तो उसके बाद हम लोग का आएगा दैट इज 9, होमवर्क 9। देखो इसमें द एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ द लाइन्स ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम ऑफ अननोन एलिमेंट with the lines of the unknown sample quickly establish the identity of the latter. German chemist Robert Bunsen was the one of the first investigator to use the line spectrum to identify element. तो ये वाला बहुत एक इम्पोर्टेंट है, ग्रेट साइंटिस्ट रॉबर्ट बुनसेन। ओके, ये सेन देख के लग रहा है कि इंडियन है, नहीं ऐसे नहीं, बुनसेन एक ही साथ है। was one of the first investigator to use the line spectra of identify elements. तो name the scientist who investigate the line spectra to identify elements. तो क्या लिखोगे, रॉबर्ट बुनसेन, जिसके नाम से बुनसेन बर्नर होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बाद जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जो बड़ी मुश्किल पड़ते हैं, एलिमेंट्स लाइक रुबिडियम, सीजियम, थेलियम, indium, gallium and scandium were discovered when their minerals were analyzed by spectroscopic method. देखिए बेटा, तो name the elements which were discovered when their minerals were analyzed by spectroscopic method. कौन कौन, रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम। ओके, ये हो जाएंगे तुम्हारा होमवर्क नंबर 10। किस मेथड के थ्रू हुआ था, तो उसमें नेम द एलिमेंट्स which were discovered when their minerals were analyzed by spectroscopic method. Mention any 3, तो 3 बोल देना। The element helium was discovered in the sun by spectroscopic method. तो ये हो गया होमवर्क 11। तो होमवर्क 11 में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बोलते हैं सन में देखो हीलियम है, तो कैसे पता गया था, किसी ने किया था क्या वहाँ पे? नो,
ये किसके थ्रू हुआ था? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू। होमवर्क 11। बेटा तुम लोग बोलते थे बार बार कभी कभार सर ये वाला टॉपिक बता दो। बेटा पहले न्यूमेरिकल तुम लोग को समझा दिया, उसके आधार पर इसको बता दिया, तो तुम लोग पहले पढ़ा देते तो हो सकते 10-5% समझ में आता, फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आता। अभी न्यूमेरिकल कर लिया तो उसके बारे में एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो उसके बाद ये टॉपिक अभी आ गया। तो बेटा सबसे एक ही मान लो ये है, जो सभी ने ये जितना भी होमवर्क दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन को एक जगह पे लिखो और उसके बाद आंसर करो। और सबसे आसान तरीका होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उस क्वेश्चन को लिखो फिर आंसर को करो। और मान लो लिखते वक्त मान लो कि देख रहे हैं कि नहीं सर ने क्या एक्सप्लेन किया पता नहीं चल रहा है, सर का गला ज़्यादा सही नहीं है, सर का आवाज़ ब्रेक हो रही है, ठीक है ना, समझ नहीं पाए, तो मेरे को फिर व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज कर देना, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? ओके, तो आंसर्स भेजिएगा।